हाँ, तो जैसा आप लोग को अभी तक फिजिक्स में दो चैप्टर पढ़ा दिया गया है। पहले तो आपको बताया गया कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। वो चैप्टर टोटल कंप्लीट हुआ विद एग्जांपल। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो आप लोग पढ़े वो पढ़े रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। और उससे संबंधित जो भी कंसेप्ट था वो सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। 8 वीडियोज उसको उस चैप्टर के आपको दिए गए, ठीक है ना। अगर जो लोग उसको नहीं पढ़े हैं, पहले आप लोग उसको पढ़ लीजिए, अपवर्तन पढ़ लीजिए, तब ये चैप्टर जो अपवर्तन से ही संबंधित है तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जो आज चैप्टर आप लोग पढ़ने चल रहे हो, एक नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, जिसका नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। जो नया चैप्टर इसका नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेसेज, ठीक है ना। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, यही आपके चैप्टर का नाम है। इसमें आपको जो कुछ यूज करना होगा केवल प्रकाश का अपवर्तन, स्नेल का नियम, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है और उसी अपवर्तन में जो एक नियम आप लोग पढ़े हैं, प्रकाश क्या नाम है, स्नेल का नियम, वही स्नेल का नियम यूज करके प्रॉब्लम इसमें जो भी होगा वो सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जैसे जो लेंस बनता है, लेंस लेंस में या लेंस को बनाने के लिए आप जानते हैं उसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया। ये दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, दोनों अपवर्तक पृष्ठ जब मिलते हैं तब आप लेंस का फॉर्मेशन करते हो। और या फिर ऐसे देख लीजिए, अपवर्तक पृष्ठ ऐसे हो सकते हैं, ऐसे भी लिए जा सकते हैं, ठीक ना। इनका अगर एक एक टुकड़ा देखा जाए, एक टुकड़ा इसका, एक टुकड़ा इसका, ठीक, तो ये वाला टुकड़ा अगर देखोगे तो ये इस प्रकार से है और इसका पहले टुकड़ा जो देख रहे हो इस प्रकार से है, ठीक ना, इस प्रकार से पृष्ठ है। तो एक एक जो टुकड़ा आप देख रहे हो या एक एक सरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाएगा गोलीय पृष्ठ है या एक गोलीय पृष्ठ है। और ये भी एक क्या है, गोलीय पृष्ठ है, ठीक है ना। इसे आप नाम दोगे क्या, गोलीय पृष्ठ नाम दोगे, ठीक है ना। इसका नाम होगा गोलीय पृष्ठ और उसका नाम भी होगा गोलीय पृष्ठ, ये भी गोलीय पृष्ठ है, ठीक है ना। दोनों को आप गोलीय पृष्ठ बोलोगे। पर अगर आकृति से कंपेयर करो तो इसके सामने का पार्ट जो है देख रहे हो इसे उभरा हुआ है, ऐसे हाथ का ये पोर्शन आप देखिए, ये वाला पोर्शन, ठीक ना, सामने से क्या है, उभरा हुआ है। तो सामने से उभरा हुआ है इसलिए इस पृष्ठ का नाम होगा उत्तल गोलीय पृष्ठ, इसका नाम होगा उत्तल गोलीय पृष्ठ। और इस सामने से क्या है, दबा हुआ है, इस प्रकार से है, ठीक ना, दबा हुआ पृष्ठ है, इसका नाम होगा अवतल गोलीय पृष्ठ, ठीक ना। तो ये पृष्ठ हो गए। और जब ऐसे पृष्ठ मिलकर बनते, मतलब दो या दो से, जब दो पृष्ठ ऐसे मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, लेंस बनाते हैं। और इसमें भी ऐसे दो पृष्ठ जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, लेंस बनाएंगे। तो ऐसे अगर पृष्ठ आकर मिल रहे हैं इस प्रकार से सामने वाला होगा तो उसका नाम होगा उत्तल लेंस, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस बनेगा। और इसमें क्या होगा, अगर इस प्रकार का पृष्ठ लेते हैं तो यहाँ पर जो लेंस बनेगा उसका नाम क्या होगा, अवतल लेंस होगा। तो लेंस पढ़ने से पहले हमें इन गोलीय पृष्ठ के बारे में पढ़ना होगा। जो गोलीय पृष्ठ हैं इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना होगा, एक एक पृष्ठ के बारे में। जब प्रकाश इधर से इधर को जाता है अपवर्तित होगा, क्योंकि जानते हो लेंस समांग पारदर्शी माध्यम होता है और ये पृष्ठ जो होते हैं इस पर कहीं पर पेंट नहीं किया गया होता, मतलब ये दर्पण नहीं है। वही दर्पण जो ऐसे बनते थे उत्तल और अवतल, उसी पर पीछे जो पेंट किया जाता था, अब की बार वही पेंट नहीं किया गया। और जब पेंट नहीं किया गया होगा तो वही जो हो गए, जो उत्तल दर्पण होता था अगर पेंट नहीं किया गया होगा तो उत्तल गोलीय पृष्ठ बन जाएगा और उसी प्रकार से ये बन जाएगा, अवतल गोलीय पृष्ठ बन जाएगा। तो इस प्रकार के सरफेसेज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम ये समझ लेते हैं इसमें कि गोलीय पृष्ठों पर जो प्रकाश का अपवर्तन होगा, अगर गोलीय पृष्ठ जो होगा अवतल होगा तब कैसे अपवर्तन होता है और क्या फार्मूला आता है अपवर्तन के बाद का जो फार्मूला इसमें आता है, तब क्या आता है। अगर वो पृष्ठ उत्तल का होगा तब क्या फार्मूला आता है, ठीक ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को, उसी बात को समझाने के लिए देखिए हम यहाँ पर फिगर बना दिए हैं, केवल टाइम बचाने के लिए चीज बना दिया गया है ताकि जल्दी थोड़ा बताया जा सके और बात सेटअप हो सके, मतलब
आराम से आपको समझ में आया, नहीं तो उसमें केवल टाइम वेस्ट होगा जितना देर मैं फिगर बनाऊंगा। मैं फिगर आपको अच्छी तरह से पहले समझा देता हूँ क्या है। मैंने यहाँ पर जो ले रखा है वह देख रहे हो आप लोग, ये क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ है। यहाँ पर एक सरफेस हमने ले रखा है, ये वाला सरफेस, इसका नामकरण चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने नामकरण कर दिया यस यस डैश। जो यस यस डैश है क्या है, एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है ना, अवतल गोलीय पृष्ठ है। और इस अवतल गोलीय पृष्ठ का जो ध्रुव मैंने माना वो क्या है, बिंदु P माना गया। इसका ध्रुव हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, आधा पोर्शन ऊपर है आधा पोर्शन नीचे है, ठीक है ना। और इसका जो गोलीय पृष्ठ है तो इसकी किसी कांच के गोले से काट कर निकाला गया होगा। जिस गोले से काट करके निकाला गया होगा उस गोले का जो वक्रता केंद्र है, उस वक्रता केंद्र को मैंने मान रखा है क्या है, C है, C ये हो गया। और इस वक्रता केंद्र अगर C है तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो PC हो रही है, इस PC को मैंने मान रखा कितना है, R है। PC जो है इस गोलीय पृष्ठ की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और इसके दोनों साइड मतलब कि इधर और इधर अलग अलग प्रकार के माध्यम हैं। इधर का माध्यम विरल है और इधर का माध्यम सघन है। यही डेरिवेशन आप लोग ऐसा भी पढ़ोगे जब दोनों तरफ के माध्यम अपोजिट हो जाएंगे, मतलब कि इधर सघन हो जाएगा इधर विरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक फार्मूला आएगा और उसी में दूसरा फार्मूला, जब ऐसा हो जाएगा इधर सघन हो इधर विरल हो तब फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप अवतल के लिए पढ़ रहे हो ऐसे उत्तल के लिए भी पढ़ोगे, ठीक है ना। दो कॉन्सेप्ट उत्तल से संबंधित होंगे, दो कॉन्सेप्ट अवतल संबंधित होंगे, मतलब दो फार्मूले इसमें आएंगे दो फार्मूले इसमें आएंगे, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी ये होगी, अगर इधर विरल होगा इधर सघन होगा तो इसके द्वारा अवतल के द्वारा जो फार्मूला आता है, ठीक है ना, वही फार्मूला जो होता है उत्तल के भी द्वारा आता है। और दोनों के द्वारा जो फार्मूला आता है मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं फिर उसी का डेरिवेशन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे इसके दोनों तरफ जो माध्यम उपस्थित है, मान लीजिए इधर माध्यम विरल है इधर माध्यम सघन है, ठीक है ना। जो विरल माध्यम इसका अपवर्तनांक मान रखा हूं क्या, n1 है, और जो इधर सघन माध्यम उपस्थित का अपवर्तनांक कितना मान रखा गया है, n2 है, ठीक है ना। अगर इधर का माध्यम का अपवर्तनांक n1 इधर के माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो तब, और जो वक्रता जो वक्रीय पृष्ठ है या जो गोलीय पृष्ठ है इसकी जो वक्रता त्रिज्या कितना है, r है, तब इसका जो फार्मूला आएगा वो फार्मूला क्या आएगा, थोड़ा ये फार्मूला देखिए, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r। ये इसका फार्मूला आता है, क्या आएगा, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r। ये इसका फार्मूला होगा। इसमें थोड़ा समझते हैं क्या 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 चीजें हैं। n1 का मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक, n2 का मतलब जहां से किरण जा रही होगी, और n2 का मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जहां को किरण जा रही होगी या उसका अपवर्तनांक, ऐसा बोल सकते हो। और यो क्या होगा, ध्रुव से लेकर के जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा बिंदु वस्तु यहाँ पर है O पर है, तो P से O तक की दूरी, ये पूरी डिस्टेंस जो होगी, ये इतना पूरा डिस्टेंस जो होगा P से O तक का, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूं केवल इंडिकेट कर देना, समझिए यहाँ से P से O तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये कहलाएगा। और P से जहां पर इमेज बना होगा वहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, V कहलाएगा, ठीक है ना। और R क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, जो कि फिगर में भी दर्शाया गया, P से लेकर के C तक का डिस्टेंस जो होगा, ये इतना पार्ट, ये क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। तो उसी में लिखा गया। इसमें n1 n2 के पद में आया, मतलब दोनों माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं, तो ये फार्मूला जो है ये निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में है। अगर इसी को सापेक्ष अपवर्तनांक के पदों में लिखा जाएगा तो सापेक्ष अपवर्तनांक के पदों में आएगा n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाई r। ये फार्मूला जो आया है ये सापेक्ष अपवर्तनांक के पदों में आया, जहां n का मतलब जो होगा वो होगा 1n2 बोले तो n2/n1। ये हो गया इसका सापेक्ष अपवर्तनांक के पदों में फार्मूला जो होगा इसका ये आएगा, ठीक है ना। ये कैसे डिराइव्ड हुआ अभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, अभी मैं केवल बता रहा हूँ फार्मूला यही आएगा, ठीक है ना। ये कब के लिए वैलिड होगा ये फार्मूला, जब पृष्ठ चाहे आपका अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए वैलिड होगा। लेकिन पहला मीडियम जहां से प्रकाश किरण जा रही है वो माध्यम कैसा होगा, विरल होगा, और जहां को किरण जा रही है वो माध्यम कैसा होगा, सघन होगा। अगर पहला माध्यम विरल होगा दूसरा माध्यम सघन होगा
तब के लिए फार्मूला हमेशा वैलिड होगा, चाहे पृष्ठ उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक ना, ये उस केस में वैलिड होगा। अब पहले हम इसका प्रूफ समझ लेते हैं। इसका क्या नाम है, जो फार्मूला, जो फिगर बनाया गया है, जो फार्मूला आया है, इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं क्या होगा। तो देखते हैं प्रूफ करने के लिए आप फिगर इस प्रकार से इसको बनाओगे। अब मैं थोड़ा फिगर आपको समझा देता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बिंदु वस्तु है, जो गोलीय पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ का हम नाम दे देते हैं यक्स, यक्स डैश। इस गोलीय पृष्ठ के बिंदु O पर स्थित एक बिंदु वस्तु है जो कि O पर स्थित है, ठीक ना, और इधर विरल माध्यम, इधर सघन माध्यम है। तो हमें इस वस्तु का किरण आलेख खींचना है, और आपको बताया गया है किसी वस्तु का अगर आपको किरण आलेख खींचना होता है तो उस ऑब्जेक्ट से हमें 2 किरणें गुजारने होते हैं। तो जब हम 2 किरण गुजारेंगे तो देखिए क्या किया गया, 2 किरण गुजारा गया। एक किरण तो हमने ये गुजार दिया जो O से A की दिशा में जा रहा है, ये वाली रेज O से A की दिशा में गया, ठीक ना, और गोलीय पृष्ठ के बिंदु A पर मिल गया। दूसरा रेज हमने यहां से सीधा गुजार दिया, मुख्य अक्ष से होते हुए ध्रुव को क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो ये जाकर के लंबवत पड़ रहा होगा गोलीय पृष्ठ पर, इसलिए वो सीधा निकल जाएगा। अपवर्तन तो होगा पर वो सीधा चला जाएगा, क्योंकि आपको अपवर्तन पहले बताया जा चुका है। अगर पृष्ठ पर लंबवत किरण आकर के मतलब आपतित होता है तो क्या होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों 0 0 बनते हैं और माध्यम परिवर्तन हो जाता, पर मतलब पथ परिवर्तन नहीं होता, वो सीधे निकल जाता है। ये चीज आपको पहले बताया गया है। जब इतना चीज यहाँ पर हो जाएगा तो थोड़ा इसको आप समझिए। यहाँ पर रेज जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंची, तो आप सोचो यहाँ पर क्या होगा। प्रकाश विरल से सघन में जा रही है, जब विरल सघन में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। और अभिलंब गोलीय पृष्ठ का कैसे अभिलंब बताया जाता है, अभिलंब की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके वक्रता केंद्र को, जो गोलीय पृष्ठ होगा उसके वक्रता केंद्र को जो आपतन बिंदु होगा वहां से मिलाने वाली जो रेखा होगी, इसी का नाम क्या होगा, अभिलंब होगा। यही जो आप देख रहे हो, सी से जो एक लाइन मैंने खींच रखा, ये वाली लाइन यहाँ से पूरा यहाँ से होते हुए जो इधर गया हुआ इतना पार्ट है, यही क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। वक्रता केंद्र को आपतन बिंदु जहां होगा वहां से आप मिला दीजिए। एक लाइन जो खींच रहे इसी का नाम क्या होगा, अभिलंब होगा। इस लाइन को आप बोलोगे क्या, अभिलंब, ठीक है ना। जब ये अभिलंब हो गया, अब बताओ ये किरण ऐसे जा रही थी, अगर ऐसे जाती तो ऐसे निकल जाती, ऐसे अगर ये जा रही थी तो अगर उसी प्रकार से चलती तो क्या होता, ये रेज ऐसे निकल जाती, कहीं ऐसे निकल जाती। पर देख रहे हो किरण थोड़ा झुकी हुई है, इधर अभिलंब की ओर मुड़ गई है। अगर अभिलंब की ओर झुक गई है, मुड़ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही, तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। तो ये भी जो यहाँ पर दर्शाया गया वो क्या हो गया, क्या नाम है, अपवर्तित किरण हो गया है, ठीक। अब देखिए आपतित किरण ये रखा हूं और ये वाला अभिलंब हो गया, दोनों के मध्य का जो कोण बनेगा, ये पूरा कोण जो है, इतना कोण जो यहाँ पर दिखाया गया, जहां तक ब्लू इंक यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये एंगल आपका आई होगा, ठीक ना। ये पूरा एंगल क्या होगा, आई होगा, जिसे आप आपतन कोण बोलोगे। और जब ये अपवर्तित हुआ यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा होगा, ये वाला चीज क्या होगा, एंगल आर होगा, क्योंकि अपवर्तित किरण और अवलंब के मध्य का कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, जिसे आप आर से रिप्रेजेंट करते हो। ये आई और आर बहुत बड़े कोण नहीं होते हैं, आई और आर जो होते हैं बहुत बड़े कोण नहीं होते हैं। क्यों ऐसा बहुत बड़े कोण नहीं होते हैं, क्योंकि जो आप पृष्ठ ले रखे हो उसकी वक्रता, ठीक ना, उसका द्वारक जो होता है बहुत छोटा होता है, मतलब कि वो बहुत बड़े साइज का नहीं होता उसका। जैसे आप कोई गोलीय पृष्ठ देखते होंगे, लेंस दर्पण देखते होंगे, कोई बड़े आकार का होता है, कोई छोटे आकार का होता है, ठीक है ना। तो इसका ये वाला पोर्शन जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन जितना ज्यादा होगा उसका द्वारक उतना बड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये वाला पोर्शन जो होता है बहुत छोटा होता है, इस कारण से जो आई और आर बनता है बहुत छोटा बनता है, आई आर बहुत छोटा बनता है। और ऑब्जेक्ट भी आपके पास कैसा है, बिंदु वस्तु है, तो इस प्रकार से भी कह सकते हो जो आई और आर एंगल बन रहे होते हैं बहुत छोटे कोण होते हैं, ठीक ना। ये चीज हो गया। तो अगर यहाँ पर आर बना हुआ है, इतना आर बना हुआ है, तो ये लाइन, ठीक ना, ये लाइन और ये पूरा इनके बीच का जो ये इतना कोण होगा, केवल इतना कोण, ये भी क्या बनेगा, आर बनेगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने कोण है। तो देखो यहाँ से ये भी जा रही है, इसको मैंने बैक कर दिया है, इसे जाएगा इधर, ठीक ना, पर उसका इमेज यहाँ दिखाया गया है,
यहाँ पर देखो बैक करते करते यहाँ पर लाए तो आई पर जो इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट ओ का जो यहाँ पर इमेज बन रहा है कैसा इमेज बनेगा, इमेजिनरी बनेगा, जो उससे थोड़ा पहले बन जाएगा, उससे थोड़ा पहले उसका इमेज यहाँ पर बन जाएगा, बिंदु आई पर उसका इमेज बन जाएगा, जो कि कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। और ये लाइन जो होगी, ये लाइन जो होगी शीर्षाभिमुख हो जाएगी, दोनों रेखाएं शीर्षाभिमुख है, यहाँ पर दोनों मतलब किरणें जो है काट रही हैं दूसरे को, तो यहाँ पर जो आमने सामने कोण बनेंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अगर ये आर बना है तो नीचे वाला भी क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, इसलिए यहाँ आर, तो ये इतना एंगल जो इतना केवल पोर्शन वो भी क्या बन जाएगा, आर का बन जाएगा। जब इतना हो गया, अब यहाँ देखो फिगर में थोड़ा देखते हैं, इसको समझते हैं। चित्रानुसार आप ये देख रहे होंगे एक त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है, त्रिभुज यहाँ पर अगर आप देखो त्रिभुज ए ओ सी, एक ट्रायंगल है ए ओ सी, ए से एक लाइन ऐसे आई हुई है और ओ पर है, उसके बाद सी तक आई हुई, यहाँ तक ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आई हुई है सी तक। अगर यहाँ तक आप मिलाओगे तो यहाँ सी हो गया है, उसके बाद ये वाला एंगल देख रहे हो, यहाँ पर क्या बना हुआ, गामा बना हुआ, यहाँ का ये वाला एंगल क्या बना हुआ, अल्फा बना हुआ, और ये पूरा एंगल कितना बना हुआ, आई बना हुआ है, आपतन कोण बना हुआ। और आपको पता होगा बहिष्कोण प्रमेय से किसी भुजा को अगर बढ़ा देते हो, जो एंगल बनता है वही एक्सटर्नल एंगल होता है, बगल वाली भुजा के साथ जो कोण बनाएगा वो एक्सटर्नल एंगल होगा, और शेष दो अंतर कोण के बराबर होगा। तो मतलब आमने सामने के दोनों कोण हैं इन्हीं के बराबर होगा। तो उसी बहिष्कोण प्रमेय से चीज आया है अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई इक्वल टू क्या होगा, गामा होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में चीज होगा, बहिष्कोण प्रमेय लगाया गया है। यहाँ से मेरा उद्देश्य है आपतन कोण और अपवर्तन कोण निकालना। क्यों? क्योंकि अपवर्तन हो रहा है तो स्नेल का नियम लगाना है। स्नेल का नियम तभी लग पाएगा जब आई और आर पता होंगे, ठीक ना। तो मैं आई और आर पता कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से आई निकालेंगे तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आप देख लीजिए, इसी प्रकार अब की बार जो ट्रायंगल चयनित किया जाएगा वो होगा ए आई सी, ठीक है ना। अब की बार होगा ए आई सी। यहाँ पर देखो त्रिभुज लिखा गया ए आई सी, इसमें देख रहे हो ऐसा आया है, एक लाइन ए आया है जो ए से आई की तरफ आया, ए आई, उसके बाद यहाँ पर क्या है, सी है। इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ एंगल बीटा है, यहाँ पर आर बन रहा है क्योंकि ये आमने सामने कोण है। और यहाँ पर देख रहे हो ये वाला कोण जो आपका बनेगा गामा, अब की बार ये पुनः बहिष्कोण होगा, अब की बार बीटा प्लस आर बराबर गामा हो जाएगा। और यहाँ से आर निकाल लेंगे तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए इतना पार्ट। अब आगे समझते हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया आपको आई और आर जो होते हैं बहुत छोटे कोण होते हैं। छोटे होने के पीछे कारण इसका द्वारक छोटा होता है, ठीक है ना। इसका द्वारक जो होता है छोटा होता है, इस वजह से आई और आर जो बनते हैं बहुत छोटे कोण बनते हैं। जब आई और आर बहुत छोटे कोण बनते हैं इसका मतलब इनका डिफरेंस या फिर इनका डिफरेंस भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि अगर आई आर छोटे इसका मतलब डिफरेंस भी बहुत छोटा होगा। मतलब कि अल्फा बीटा गामा एक ही रेंज के होंगे, अल्फा बीटा गामा जो होंगे एक ही रेंज के होंगे, और उनका डिफरेंस जो होगा वही जो होगा बहुत छोटा आ रहा होगा, वही उनका डिफरेंस बहुत छोटा आ रहा होगा। जब मुझे आई और आर पता चल गया, अब हम लगा देंगे क्या, स्नेल का नियम। अब आगे आप लिखोगे अतः स्नेल के नियमानुसार, यहाँ लिखा जाएगा अतः स्नेल के नियमानुसार, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हो अतः स्नेल के नियमानुसार। तो स्नेल के नियमानुसार अगर आप चलोगे तो वहां उसमें क्या बताया गया है, n2/n1 इक्वल टू आप पढ़े होंगे साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक ना, साइन आई अपॉन साइन आर। या इसी पार्ट को ऐसा भी कहा जा सकता है n2 साइन आर। इसको ऐसा लिख सकते हो, जिस माध्यम से जा रहा वहां का अपवर्तनांक n1, ठीक है ना, और उस माध्यम में बना हुआ आपतन कोण का ज्या साइन आई, जहां को जा रहा होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक, और उस माध्यम में बना हुआ जो कोण होगा अपवर्तन कोण, ये चीज हो गया। वही पार्ट जो मैंने लिखा उसी का एक फॉर्मेट भी होता है, वही चीज है, केवल एक लाइन स्टेप, एक लाइन जो होगा इसका प्रसार कर दिया गया। बस जब इतना आप समझ गए, अब देखिए, अब यहाँ से आप n1 और n2 एक तरफ कर लीजिए, ठीक है ना, n1 और n2 एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन आई आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा, बराबर n2/n1 आ जाएगा। आपको बताया गया कि आई और आर बहुत छोटे कोण हैं। आप यहाँ लिखोगे क्योंकि आई एवं आर बहुत छोटे कोण हैं, ठीक है ना, बहुत
छोटे कोण हैं, इसलिए जब आई आर बहुत छोटे कोण होंगे, आपको बताया गया है ये चीज, साइन आई ये एक अप्रोक्सीमेशन होता है, साइन आई अप्रोक्सीमेट जो होगा आई के होगा, और साइन आर जो होगा अप्रोक्सीमेट किसके होगा, आर के होगा। जैसे आई जब छोटा होगा पूरा ये वैल्यू बहुत छोटा, जैसे आप जानते हो कि बहुत छोटा कोण अगर हम 0 लें तो साइन 0, और साइन 0 वैल्यू क्या 0, जो कोणांक है वही मान है, बहुत छोटा कोण होने पर ऐसा होता है, ठीक है ना। और यही चीज tan के साथ भी होता है, tan 0 तो 0, कोणांक जो कोणांक है वही मान है, जो कोणांक है वही मान है, ठीक है ना। तो यही लिखा गया साइन आई अप्रोक्सीमेशन ये चीज है, फिजिक्स में अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है। तो यहाँ पर आई जो होगा लगभग इसके साइन आई के बराबर होगा, और ये आर के बराबर होगा। जैसे साइन के साथ होता है वैसे tan के साथ होता है, इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, tan आई, और इसको लिख सकते हो क्या, tan r। ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, आप इसको याद रखो अभी, ठीक ना। इस चीज को आपको याद ही रखना पड़ेगा। इतना चीज हो गया, अगर आपको इतना मिल गया, इसलिए अब यहाँ पर मैंने इसको समीकरण 1 मान रखा है। अब आप लिखोगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से आप देखो इसको तो क्या बनेगा, आई बाई आर बन जाएगा, और यहाँ पर n2 बाई क्या आ जाएगा, n1 आ जाएगा। आई बाई आर बराबर यहाँ पर n2 बाई n1। अब आप जान रहे हो आई और आर को हम क्या लिख सकते हैं, tan आई और tan r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही tan आई और tan r के वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम tan आई, और यहाँ लिख सकते हैं क्या, tan r इक्वल टू n2 बाई n1। ये इतना बन जाएगा n2 बाई n1। जब इतना पार्ट यहाँ पर हो जाएगा, अब थोड़ा हम इस tan आई और tan r के मान निकाल लेंगे, कहाँ से, फिगर से निकालेंगे। तो यहाँ इसको मैंने मान रखा है 2। अगर आप फिगर देखो, अब यहाँ वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा स्पेस बनाने के लिए, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर आप फिगर से देखते हो तो मान लीजिए जो यहाँ से आप यहाँ पर लंब ड्रा किए हो, इसकी हाइट को हम मान AP डैश है, AP डैश, इसकी हाइट को हम मान लेते हैं कितना है, h डैश है। कितनी हाइट मान लेते हैं, h डैश है। और आप अगर फिगर से समझो इस बात को, ठीक ना, तो यहाँ से अगर फिगर से समझते हो, इस h डैश का वैल्यू या tan आई tan r के वैल्यू जो है आप निकाल सकते हो, वही वैल्यू यहाँ रख करके सॉल्व किया जाएगा। तो थोड़ा फिगर समझते हैं। यहाँ से हम tan आई का मान निकाल रहा हूँ, ठीक ना। अगर आप tan आई निकालते हो तो किस प्रकार से निकाला जाएगा, रुकिए, यहाँ पर जो थोड़ा फार्मूला लिखा गया था अभी, आई का जो मान आया था, आई का मान लिखा गया था स्टार्टिंग में जो भी आया था उस वैल्यू को वहाँ यूज करना है। आई का मान आया था गामा माइनस अल्फा, और आर का मान अभी निकाला गया था क्या, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ये वैल्यूज आपको यहाँ पर बताया गया। तो आई और आर के जो ये मान आए हैं, इस मान को यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। आई और आर की जो ये मान यहाँ पर आप देख रहे हो, इस मान को अगर आप यहाँ पुट कर दोगे, थोड़ा ये लाइन आप 1-2 स्टेप और बच सकते हो। तो यहाँ पर 1-2 स्टेप हम और बच लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई आर के मान जो बहुत छोटे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई और आर के स्थान पर रख देंगे ये वैल्यूज और ये वैल्यूज। जब आई के स्थान पर रखो, ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे आप लिख सकते हो या इतना पार्ट लिख लेना, और यहाँ पर जो है नीचे लिख देते हैं बीटा का मान क्या है, गामा माइनस बीटा। यहाँ पर आर का मान हो गया यहाँ पर n2, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा n1। क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी कर सकते हो आप, इसको यहाँ कर लेना। जब ऐसा आप कर लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा n1, सीधा मैं मल्टीप्लाई करा n1 गामा माइनस n1 अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा n2 गामा माइनस n2 बीटा। ये इतना पार्ट हो जाएगा। जब इतना पार्ट हो जाएगा, अब उस चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा लिख रहा हूँ। इस पार्ट को अगर आप इधर लेकर आते हो, देखो यहाँ पर अल्फा, यहाँ गामा यहाँ पर है, गामा यहाँ पर है, तो मैं गामा वाला टर्म उधर भेजता हूँ, इसको यहाँ लेकर आता हूँ। तो जब ये इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 गामा n1 अल्फा इक्वल टू जो होगा, जब ये वाला पोर्शन उधर जाएगा तो वहां से गामा कॉमन करोगे n2 माइनस n1, और यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर इंटू गामा कर लिया जाए, कॉमन कर लेंगे क्या, गामा वाले टर्म को कॉमन कर लिया जाएगा। अब इस पार्ट को आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू गामा हो गया।
ठीक है ना। अभी आपको बताया जो अप्रोक्सीमेशन ये बताया गया है वही चीज यहाँ पर बताया जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आपने ले रखा है, जो ऑब्जेक्ट लिया गया है वह बिंदु वस्तु है। ऐसा आप समझिए, ऑब्जेक्ट जो है बिंदु वस्तु है, तो बिंदु वस्तु मतलब बहुत छोटा होगा, तो वहां से रेज जो जा रही होंगी बहुत क्लोज होकर जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा है तो बहुत तली से ही रेज निकलेंगी, क्योंकि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो अल्फा बहुत छोटा बनेगा। और उसका इमेज जब कोई चीज बहुत छोटा है और ये पृष्ठ है, एक अवतल पृष्ठ है चीज, ऐसा तो है नहीं ये लेंस है, ठीक है ना, यह लेंस है कि प्रकार उसके इमेज का आकार बड़ा कर देगा। ये गोलीय पृष्ठ है, ठीक ना, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो बीटा बनेगा, जो इमेज एंगल फॉर्म कर रहा है बीटा, ऑब्जेक्ट जो मुख अक्ष के साथ बना रहा है वो एंगल क्या है, अल्फा है, और इमेज जो मुख अक्ष के साथ कोण बना रहा है क्या है, बीटा है, और जो अभिलंब की लाइन मुख अक्ष के साथ कोण बना रहे हो क्या है, गामा है। इसलिए सब एंगल जो बन रहे होंगे अल्फा बीटा गामा, ये तीनों एंगल भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। और जब अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण होंगे उस केस में आप बोल सकते हो कि जो अल्फा होगा, अल्फा जो होगा अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा किसके, tan अल्फा के, और बीटा जो होगा किसके बराबर होगा, लगभग tan बीटा के बराबर होगा, और गामा जो होगा किसके बराबर होगा, tan गामा के बराबर होगा, ठीक है ना। ये रिजल्ट हो जाएगा। जब ये रिजल्ट आप यहाँ लाकर के पुट कर दोगे, अब देखो रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा n2 tan बीटा माइनस n1 tan अल्फा बराबर यहाँ पर n2 माइनस n1, और यहाँ लिख सकते हो tan गामा। जब इतना पोर्शन यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा मैं यहाँ पर इस लाइन को यहाँ से हटा रहा हूं, जब इतना पोर्शन यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर tan अल्फा tan बीटा tan गामा जो मैंने वहां लिख रखा है इसके वैल्यूज आप निकाल लीजिए। tan अल्फा का मान अगर आप निकालते हो तो फिगर से देखिए tan अल्फा, फिगर से अगर देखते हो tan अल्फा, तो ये वाला एंगल आप इसमें ट्राइंगल देखिएगा, यहाँ से ए यहाँ पर है, यहाँ पी डैश है, और ऐसे मिलाएगा, यहाँ से पूरा एंगल क्या है, अल्फा है, तो ये अल्फा हो गया। और ये देखिए जब दर्पण को द्वारा छोटा होकर लगभग पी डैश और पी दोनों दूसरे बहुत क्लोज होंगे, और उस केस में दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी, तो यहाँ से जो दूरी पी डैश से होगी वही लगभग पी से भी होगी, तो यहाँ पर पी डैश लिख दिया गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया, ओ लिखा गया, तो पी डैश लिखो या पी लिखो, दोनों की डिस्टेंस लगभग बराबर होगी, और ध्रुव से ऑब्जेक्ट तक की तब दूरी बनेगी, ये हो जाएगा। इसकी हाइट को मैंने क्या मान रखा है, h, तो अल्फा बराबर tan अल्फा क्या हो जाएगा, लंब, कोण के सामने भुजा लंब हो जाएगी, बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ये देखिए किरण इधर जा रहा, डिस्टेंस हमेशा जानते हो ध्रुव से मापा जाता, मुख्य अक्ष पर मापा जाता, और पहला पॉइंट ध्रुव होता है, इसलिए आप जब इधर से मापोगे तो P से O जाओगे, इसलिए डिस्टेंस चिन्ह पर पार्टी के अनुसार मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, u का वैल्यू जो होगा माइनस में रहेगा। इसी प्रकार अगर फिगर से देखते हो tan बीटा निकालोगे, tan बीटा में भी यही होगा, केवल ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, बीटा हो जाएगा। आप इतने पार्ट में देखना, इतने पार्ट में देखना, और ये डिस्टेंस जो होगा इमेज तक की होगी, इसलिए इसे भी बोलोगे, और ये हो जाएगा h अपान माइनस भी हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको देखोगे, tan गामा को देखोगे, और जब tan गामा को आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, h अपान क्या लिखा जाएगा, ये इतना पोर्शन केवल लिखा जाएगा। जब इतना पोर्शन आप लिखोगे, ध्रुव से कहां तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या बोलोगे, वक्रता त्रिज्या बोलोगे, यही हो जाएगा c अपान माइनस आर। मैंने चिन्ह परिपाटी के साथ लिख रखा है। जब इतना चीज यहाँ पर हो जाएगा, यही रिजल्ट, वही वैल्यूज ले आकर के आप यहाँ पुट करो। जब यहाँ ले आकर के पुट करेंगे तो क्या बनेगा, n2 tan बीटा का मान कितना, h अपान माइनस v, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h अपान जो माइनस v है, तो यहाँ लिख दिया माइनस, ऊपर लगा देता हूँ v यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, ये हो गया। और n1 tan अल्फा जो लिखा गया ये क्या है, h अपान माइनस u है, उससे प्लस u बन जाएगा, बराबर n2 माइनस n1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस h अपान r, ये इतना हो गया। अगर आप यहाँ देखो तो h यहाँ भी है, h यहाँ भी, h यहाँ भी, कॉमन करके कैंसिल कर सकती है, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, ये आ जाएगा। तो ये देख रहे हो यहाँ माइनस है, ये माइनस टर्म हो गया, ये प्लस हो गया है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हम माइनस से गुणा करा देते हैं इसका माइनस हटाने के लिए। तो माइनस से गुणा कराने पर क्या हो जाएगा, ये n2 बाई v हो जाएगा, ये n1 बाई माइनस हो जाएगा, n1 बाई u, यहाँ पर हो जाएगा n2 माइनस n1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा।
ये जो हो गया n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू क्या n2 माइनस n1 डिवाइड बाई आर। यही हो गया आपका क्या और क्या नाम है, जब गोलीय पृष्ठ अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होगा, जो फार्मूला इसका बनकर आएगा वो n2 बाई भी माइनस n1 बाई बी n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई क्या होगा आर होगा। ये तो फार्मूला निकल कर आया निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में। अगर यही सापेक्ष अपवर्तनांक के पदों में लिखा जाए तो सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये होगा कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि आप जानते हैं जो भी फार्मूला बनाया जाता है नॉर्मली उसमें यही किया जाता है कि विरल माध्यम सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक लिखा जाता है। तो ये विरल माध्यम या सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम सापेक्ष अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक आप लिखोगे तो इसे क्या लिखोगे 1n2 लिखोगे, मतलब विरल माध्यम मतलब पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसी को आप n2 बाई n1 भी लिखते हो, और 1n2 न लिख करके आप n यहाँ यूज लिखो, n लिखेंगे थोड़ा आसानी के लिए। आप चाहो तो 1n2 लिख सकते हो या फिर n लिख सकते हो, पर यहाँ पर समझना होगा n का मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक ना। जब इतना आप काम करोगे तो यहाँ पर देखो क्या किया जाएगा, अब हम इसे सापेक्ष अपवर्तनांक के पदों में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे n2 बाई n1 का टर्म बनाएंगे, तभी तो 1n2 या फिर n लिख सकते हैं। तो n1 से हम भाग करा देते हैं, दोनों तरफ n1 से भाग करने पर, या ऐसा लिख सकते हैं दोनों पक्षों में n1 से भाग करने पर। अगर n1 से भाग किया जाएगा तो n2 बटे क्या आ जाएगा n1, नीचे क्या है v है, माइनस n1 तो है ही है, और उसे आप n1 से भाग भी कर दे रहे हो, n1 यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर n2 बाई n1 माइनस n1 बाई n1 और डिवाइड बाई किससे कर रहे हो आप r से, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो आएगा ये n1 से n1 कैंसिल, यहाँ n1 से n1 कैंसिल, तो n2 बाई n1 का मतलब 1n2 लिखो या फिर n लिखो, तो मैं इसे n लिख देता हूँ, तो n बाई नीचे क्या बचेगा भी, इतना पोर्शन n बन जाएगा, n बाई भी माइनस 1 बाई u हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा r। तो ये फार्मूला आ जाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या नाम है सापेक्ष अपवर्तनांक के पदों में ये फार्मूला आ जाएगा, और निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में ये फार्मूला आ जाएगा। दोनों फार्मूले आ गए, पर याद रखना है फार्मूला केवल तब लगाना जब किरण विरल से कहाँ जा रही होगी, सघन में जा रही होगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश किरण जो हो वो सघन माध्यम से कहाँ जा रही हो, विरल माध्यम को जा रही हो, सघन माध्यम से कहाँ जा रही हो, विरल माध्यम में जा रही हो। अगर वो सघन से विरल में जाएगी तो क्या आप करोगे, सघन से अगर विरल में जाएगी तो क्या करोगे, क्या यही डेरिवेशन फिर करना होगा, हाँ कर सकते हो, यही डेरिवेशन पुनः आप कर सकते हो। जब यही डेरिवेशन पुनः करोगे तो जो इमेज यहाँ पर बन रहा है वो इस प्रकार का फिगर नहीं बनेगा, उसका फिगर थोड़ा अलग प्रारूप पर बनेगा, क्योंकि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, जो यहाँ पर है वो यहाँ कहीं आकर के बनेगा, ऑब्जेक्ट के पीछे जाकर के बनेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसके पीछे बनेगा। इसमें क्या होता है विरल सघन हो जाता है, ऑब्जेक्ट के आगे बन गया, ठीक है ना, ऐसा उसमें कुछ फिगर बनेगा। केवल आप इतना समझ जाओ कि जब सघन से विरल में जाएगी, जो दोनों ये फार्मूले यहाँ पर जो लिखे गए हैं ये n1 और n2 आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, एक दूसरे की पोजीशन से आप बदल दीजिए, ठीक ना। जहां पर n1 है वहां n2, जहां n2 है वहां पर क्या n1, तो उसी से उसका फार्मूला बन जाएगा। जब सघन से विरल में जाएगी निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या लिखोगे, यहाँ n1 नीचे क्या लिखा जाएगा v, यहाँ पर n2 और नीचे क्या लिखा जाएगा u, यहाँ पर क्या होगा n1 माइनस क्या होगा n2 डिवाइड बाई क्या लिखा जाएगा r। तब ये फार्मूला आ जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में n1 बाई v माइनस n2 बाई, यहाँ पर लिखा गया n2 बाई u इक्वल टू n1 माइनस n2 डिवाइड बाई r। तब ये फार्मूला आ जाएगा। ये कब के लिए वैलिड होगा, जब प्रकाश सघन से कहाँ जा रही होगी, विरल में जा रही होगी, तब आप इसको लगाओगे। केवल आप इसको देख करके समझ सकते हो कि यहाँ पर n2 बाई भी लिखा गया, वहां पर क्या वही n1 और n2 आपस में रिप्लेस कर दिए गए हैं, और रिप्लेस जब कर दिए जाएंगे तब भी आपको बात समझना होगा n1 और n2 जो हैं क्रमशः विरल और सघन माध्यम के अपवर्तनांक हैं, ठीक ना। n1 और n2 क्या होंगे, विरल और सघन माध्यम के ही अपवर्तनांक लिखे गए होंगे, ठीक है ना। याद रखना जहां 1 लिखे हो
वहाँ वो इंडिकेटर विरल माध्यम का है, और जहाँ 2 लिखे हो वो अपूर्णांक जो होगा सघन माध्यम का इंडिकेटर होगा। तो ये हो गया। अगर आप इसको क्या नाम है सापेक्ष अपूर्णांक पदों में व्यक्त करना चाहते हो तो हम इसको भाग करा देते हैं n2 से, उसमें n1 से भाग कराएगा, इसमें n2 से भाग करा देना। जब n2 से भाग कराओगे तो n1 बाई n2, और यहाँ पर भी है माइनस n2 बाई n2 करोगे तो 1 आ जाएगा बटे u आ जाएगा। यहाँ पर n1 बाई n2 आ जाएगा तो एक बार यहाँ पर लिखोगे n1 बाई n2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा r आएगा। इसको आप लिख सकते हो, अगर 1n2 होता तो हम n लिखते, ठीक ना, इसी को आप लिखते हो क्या 1n2 लिखते हो या n2 बाई n1 लिखते हो, पर ये तो ऐसा है नहीं है, तो n1 बाई n2 इसे 1 अपान n लिखोगे, ये उल्टा हो जाएगा। तो 1 अपान n यहाँ पर नीचे भी, तो 1 अपान n भी माइनस 1 बाई u इक्वल टू क्या आएगा, ये बनेगा n ना बन करके 1 माइनस n बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा 1 बाई n माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अगर सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने पर देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1 बाई एन वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 माइनस n, यहाँ का n अब फ्री हुआ नीचे आ जाएगा तो एन आर हो जाएगा। अब फार्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, ये वाला फार्मूला तब बन जाएगा इसका 1 अपान एन वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 माइनस n डिवाइड बाई एन आर। अब अगर चाहो तो आप माइनस से भाग कराओगे तो n पहले आ जाएगा, क्योंकि जो अपूर्णांक आप लिख रहे हो यहाँ पर अपूर्णांक बाद में लिखा गया, चाहो तो आप पहले लिख सकते हो। अपूर्णांक का मतलब विरल माध्यम सापेक्ष सघन माध्यम का अपूर्णांक लिखा गया है, तो इसका मान 1 से ज्यादा आएगा, इसलिए जब 1 से ज्यादा होगा ये तो आंसर थोड़ा निगेटिव के टर्म में जाने लगता है, इसलिए हम इसको फार्मूला जैसे लिखा जाता है उस टर्म पर लिख दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मिटा करके यहीं पर लिख दिया जा रहा है। तो अगर हम माइनस से गुणा करा दे दोनों तरफ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, तो 1 बाई यू माइनस 1 अपान एन वी इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाई क्या होगा एन आर। ये फार्मूला आप याद कर सकते हो तब, ठीक है ना, जब प्रकाश किरणें कहाँ से जा रही होती हैं, सघन माध्यम से कहाँ जा रही होती है, विरल माध्यम जा रही होती हैं, तब आप फार्मूला ये लगा 1 अपान यू माइनस 1 अपान एन वी इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाई एन आर, जहाँ एन आर का मतलब होगा, जो n लिखा गया इसका मतलब होगा 1n2, मतलब विरल माध्यम सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि हमेशा अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक जो लिखा जाता है वो हमेशा विरल माध्यम सापेक्ष सघन माध्यम का ही लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। किताब में या क्वेश्चंस में जैसे दिए गए होते उस प्रकार से आप उसका कन्वर्जन करके आप इस फार्मूले में ले आकर के रखोगे और उस पर बहुत से न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक ना। तो जो इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो में केवल आप क्या नाम है, ये जो डेरिवेशन आपको समझाएगा, इस डेरिवेशन को आप पुनः एक बार करिएगा। अगर इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आया। और यदि आप इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे, अगर नहीं होते तो आप उसे ग्रुप पर अपने क्वेश्चन को डालोगे और मैं अगले दिन उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो इतना चीज आप लोग इसमें अच्छी तरह समझिएगा। फार्मूला आप लोग को जरूर याद होना चाहिए, n2 बाई वी माइनस n1 बाई वी यू इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r, जहाँ n1 n2 क्रमशः पहले और दूसरे माध्यम के अपूर्णांक हैं। r जो होता है जो गोलीय पृष्ठ लिया गया उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, u जो होगा ध्रुव से लेकर के बिंदु बस तक की दूरी होगी, और v जो होगा ध्रुव से लेकर के बिंदु प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, ये चीज हो गया। और यही सापेक्ष अपूर्णांक के पदों में ये आ गया। ये कंडीशन से फार्मूला केवल तब लगाया जाएगा जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही होगी, तब लगाया जाएगा। लेकिन अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही होती है तब इसका फार्मूला जो होगा कुछ ये आ जाएगा। इस फार्मूले में n1 और n2 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, और रिप्लेस करोगे तो रिप्लेस करने के बाद जो एक फार्मूला बनेगा निरपेक्ष अपूर्णांक के पदों में वो ये बनेगा, और जो सापेक्ष अपूर्णांक के पदों में बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है ना। आप लोग इतना अच्छी तरह से तैयार करिए, फिर आगे मैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, ठीक।